Assalamu alaikum students. In today's video I am going to explain the exercise number 4.1 from chapter number 4. Okay, so in chapter number 4 we will learn how to factorize our algebraic expressions. Okay, so पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। देन हम इसको अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है उनको कैसे हमें फैक्टराइजेशन करनी है, फिर मैं इस पर आऊँगी, कंटिन्यू करूँगी। पहले हम बिल्कुल बेसिक नंबर्स की फैक्टर्स को मैं थोड़ा सा फैक्टर्स को डिफाइन कर देती हूँ, दैन हम इस पर आएंगे। ओके सो फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल हमेशा पहले आपने अपनी छोटी क्लासेस में जो है वो फैक्टराइजेशन पढ़ी होगी जो कि नंबर्स की है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ी है आपने। लेकिन नॉर्मली फैक्टर्स होते क्या हैं, जैसे सपोज़ कि अगर हमारे पास एक डिजिट है 10, ठीक है, और फैक्टर्स अगर मैं 10 के फैक्टर्स फाइंड करूँ तो हमारे पास 10 जो है जिन जिन नंबर से डिविजिबल होता है, लाइक हम कहते हैं कि 1 10 ज़ा 10, तो ये हमारे पास 1 और 10 जो हैं दोनों क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर, क्योंकि 10 इन दोनों से डिविजिबल है। इसके अलावा 2 के टेबल में भी आता है 10 2 5 ज़ा 10, सो इट मीन्स कि 2 and 5 आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 10, और 1 में, 2 में, 5 में और 10 में। इसके अलावा 10 जो है किसी और टेबल में नहीं आता है। सो इट मीन्स कि अगर हम 10 के फैक्टर्स यहाँ पे बताएं तो वो होगा 1 2 5 एंड 10। लेकिन नॉर्मली जब हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जब हम आप स्टूडेंट्स को प्राइम फैक्टराइजेशन करवाई जाती है, तो हम अपने नंबर को एलसीएम के थ्रू जो है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। लाइक हम कहते हैं कि चलिए इसको सबसे मिनिमम या स्मॉलेस्ट नंबर से पहले डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ा 10, एंड देन हम उसका फैक्टर प्राइम फैक्टर सेलेक्ट करते हैं, 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से भी हम फैक्टर्स शो करते हैं कि द फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम फैक्टर फाइंड करते हैं, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 10 के इक्वल है। तो जो ये वाली साइड है आपकी जो कि प्रोडक्ट में है, जैसे कि यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने शो की हुई है, और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 10 इन दोनों से ही डिविजिबल है, तो ये वाली जो साइड है ये आपके पास कहलाती है फैक्टर्स। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपको ओरिजिनल वैल्यू आपको मिल जाएगी, 2 5 ज़ा 10। तो 10 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 5। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर की है प्राइम नंबर से। ओके, यानी जो प्रोडक्ट वाली साइड होती है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, फैक्टर्स कहलाएगी। अब नॉर्मली अलजबरा में हमारे पास जो कि आपके पास एक्सप्रेशंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो उसमें फैक्टराइजेशन थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि अगर जस्ट सपोज़ कि आपके पास एक बहुत सिंपल सा लीनियर एक्सप्रेशन है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि AX प्लस BX। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल है ये आपके पास, और इसको अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो सबसे बेसिक रूल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन का ये है कि आप इसमें चेक कर लें कि आपके दोनों जितनी भी टर्म्स हैं इनमें कुछ वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही हैं। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म में भी x मौजूद है, सेकंड टर्म में भी x मौजूद है, जो कि दोनों में कॉमन है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीज़ सेम है उसको हमने लेना है कॉमन, और फिर ब्रैकेट में हमने यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह जाएंगी टर्म्स की वो हमने ब्रैकेट में कॉपी करनी है। लाइक फर्स्ट टर्म में से x हमने कॉमन एज अ कॉमन फैक्टर सेलेक्ट कर लिया, x यहाँ से भी लिया है हमने, ये हमने एक पेयर के तौर पे हमने कॉमन करके बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पर अब हमारे पास क्या रह गया, a, रिमेनिंग टर्म में जो हमारी फर्स्ट टर्म थी उसकी रिमेनिंग पार्ट में b रह गया, a रह गया, और सेकेंड टर्म जो है उसकी रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रहेगी b। तो हम यहाँ पे देखें कि x इंटू, ये ब्रैकेट क्या शो कर रही है, प्रोडक्ट को, x इंटू a प्लस b जो है ये हमारे पास अब इसके कहलाएंगे फैक्टर्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ चुके हैं। और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू ए एक्स एंड प्लस x इंटू बी इज़ बी एक्स, तो वापस से आपको आपकी वैल्यू ओरिजिनल जो वैल्यू थी, जैसे कि मैंने कहा था 2 5 ज़ा 10 वापस आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो आपकी वैल्यू वापस आपको मिलेगी। लेकिन ये जो फॉर्म हमने इसकी कन्वर्ट की है प्रोडक्ट फॉर्म यानी कॉमन लेकर, ये चीज़ अभी हमारे पास कहला रही है फैक्टर, इसके फैक्टर्स कहला रही है। ओके, जो कि हमने कॉमन लेकर जो है हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, अगर एक सिंपल एक्सप्रेशन हो जैसे कि मोनोमियल हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब, ठीक है, और इसके आपको फैक्टर्स बताने हैं, तो आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि एक्स क्यूब मीन्स एक्स इज़ 3 टाइम्स एक्स इंटू एक्स। तो ये भी इसकी ये वाली साइड जो है जो कि प्रोडक्ट में शो कर रही है कि एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, तो ये साइड भी इसकी क्या कहलाएगी, फैक्टर्स। ठीक है,
तो नॉर्मली यानी आपको मैं बेसिक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जो प्रोडक्ट वाली साइड होती है वो आपके पास कहलाती है फैक्टर्स, क्योंकि सिर्फ कॉमन लेकर ही हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, बाय फार्मूला भी हमने जो है फैक्टराइजेशन करनी है, फार्मूले के थ्रू भी हम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम फार्मूला लगा रहे हैं तो हमने फैक्टर के लिए फार्मूले को किस साइड से किस साइड में कन्वर्ट करना है। जिसकी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सबसे कॉमन बेसिक फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर की एग्जांपल देती हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इसी में ही कंफ्यूज होते हैं कि हम फैक्टर कर रहे हैं, तो समटाइम्स उनको लग रहा होता है कि क्वेश्चन में होल स्क्वायर है तो उसको फॉर्मूले को ओपन कर देते हैं, लेकिन हमें फैक्टराइजेशन में फॉर्मूला ओपन डायरेक्ट नहीं करना है। अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है, और वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हैं, तो जब इसके फैक्टर बनाएंगे हम, तो हम इसको इस फॉर्म से इसमें कन्वर्ट करेंगे वापस, ठीक है। ये वाली साइड जो है वो इसकी फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये शो कर रहा है कि ए प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को ए प्लस बी से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए फॉर्मूले की जो ये वाली साइड है ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो आपकी कहलाएगी फैक्टर्स। इसी तरीके से अगर एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आएगा तो फिर आपने अगर उसको फैक्टराइज करना है तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाली साइड जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो ये आपके पास इसके फैक्टर फॉर्म बनेगी, या ये इसके फैक्टर्स हम इस तरीके से ब्रेक कर देंगे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में हम इसको फैक्टराइज करेंगे। खैर फॉर्मूले के थ्रू या कॉमन लेकर या जो भी इसका मेथड है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम जो है वो अपनी एक्सरसाइज जो है उसके बेसिक जो फर्स्ट 1 क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। So first one question is factorize the following and the question is 4x plus 16y plus 24z। ठीक है, 3 टर्म्स हैं हमारी और इसको हमें फैक्टराइज करना है। सो इसमें हमें जो कि ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, तो इसमें हमें जो है वो फर्स्ट मेथड जो है हमारा फैक्टराइजेशन का, जो कि बाय टेकिंग कॉमन जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन लेके ही हमें पूरे क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने देखिए इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 4x प्लस 16y प्लस 24z। तो यहाँ देखें सोल्यूशन में हमने पहले तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन अपना एज इट इज़ कॉपी किया है, ठीक है। और अगर हम टर्म्स देखें यहाँ पर, तो टर्म्स हमारे पास हैं 3, 1, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन एंड दिस वन इज़ थर्ड वन। 3 टर्म्स हैं और इसमें अगर हम वेरिएबल्स देखें तो वेरिएबल तीनों में डिफरेंट है। इसमें x है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में y है और थर्ड टर्म में z है। तो वेरिएबल में से तो कुछ कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है, बट हम यहाँ पे देख लें कि जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं 4, 16 एंड 24, तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है 4, वो जो है बाकी जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं वो दोनों 4 से डिविजिबल हैं, यानी 16 के फैक्टर्स के अंदर अगर हम 16 को फैक्टर करें तो हमें पता है कि 4 4 ज़ा 16 होता है। इट मीन्स के 16 के फैक्टर्स में 4 प्रेजेंट है, ठीक है। और 24 जो है उसको भी हम कह सकते हैं 4 6 ज़ा 24, तो इसमें भी फैक्टर में 4 प्रेजेंट है, या ये कहें कि 24 एंड 16 बोथ आर डिविजिबल बाय 4। सो इसलिए हम इन तीनों में से जो है 4 को कॉमन करेंगे, और कॉमन करने के बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट शो की है और ब्रैकेट के अंदर हम अपनी रिमेनिंग जो वैल्यूज़ रह गई हैं इन टर्म्स की वो कॉपी करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में अगर देखें, अगर हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया है, कोफिशिएंट 4 कॉमन लिया है, तो 4 1 ज़ा 4 होता है, तो 1 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जस्ट हमने वेरिएबल x को यहाँ पे कॉपी कर दिया। फिर प्लस साइन, अब 4 का डिविड पढ़ेंगे, इसमें 16 इससे किससे डिविजिबल होगा, तो 4 4 ज़ा 16 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा एंड y एज इट इज़ एंड प्लस एंड 4 के टेबल में 24 जो है वो 6 से डिविजिबल है, 4 6 है 24 एंड z एज इट इज़। तो फैक्टर्स हमारे पास होंगे 4 इंटू एक्स प्लस 4y प्लस 6z। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कम्प्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अगेन 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड z। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अगेन मैंने पहले क्वेश्चन को कॉपी किया है एज इट इज़, देन नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने देखें, अगर इसमें हम यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर
एंड एक्स स्क्वायर, अगर आप देखें तीनों टर्म्स में हमें एक्स स्क्वायर जो है वो सेम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर तीनों टर्म में सेम है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको एज अ कॉमन फैक्टर जो है हमने वहाँ पे कॉपी कर लिया है। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया और कोफिशिएंट में कुछ कॉमन नहीं है। फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 है, सेकेंड वाले का कोफिशिएंट जो है सेकेंड टर्म का वो 3 है और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट जो है वो 4 है। तो इसलिए जो है यहाँ पर नंबर या कोफिशिएंट कोई कॉमन नहीं आ रहे हैं, जस्ट एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया है और उसको कॉमन लेकर जो है वो हमने उसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया है। अब देखें मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख रही हूँ रिमेनिंग टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ रिमेनिंग टर्म्स में हमने जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो जब आपकी पूरी होल टर्म कॉमन चली जाती है तो वहाँ ब्रैकेट के अंदर हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे आएगा 1। एक्स स्क्वायर को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वापस आपके पास ये आनी भी चाहिए ना टर्म। तो एक्स स्क्वायर 1 से एक्स स्क्वायर आएगा, तो जब एक्स स्क्वायर होल टर्म या होल वैल्यू कॉमन जा चुकी है तो यहाँ जब कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 हम रिमेनिंग में लिखेंगे। फिर प्लस साइन, सेकेंड टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है तो रिमेनिंग में हमारे पास क्या रह गया 3 एंड वाई, वो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। फिर प्लस साइन और लास्ट वन टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो रिमेनिंग में 4 वाई स्क्वायर एंड सेट जो है वो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में इसके आगे फैक्टर्स। नंबर 3 देखें, अगेन हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3PQR, 6PQT एंड 3PQS। तो इसमें जब हम फैक्टर ले रहे हैं तो नंबर्स में भी हमारे पास नंबर भी कॉमन आ रहा है 3, बिकॉज के 6 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 है। 3 आप ये कह सकते हैं कि 3 जो है वो 6 का फैक्टर है, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया और तीनों टर्म्स में से P कॉमन लिया है, तीनों टर्म में से हमने Q कॉमन लिया है। देन ब्रैकेट से हमने यहाँ पर रिमेनिंग जो आपके पास टर्म्स की वैल्यू थी वो हमने ब्रैकेट में कॉपी की हैं। तो फर्स्ट टर्म में देखें 3PQ कॉमन है तो रिमेनिंग में आ गया R, फिर प्लस साइन 3 2 ज़ा 6 एंड T हमारा रिमेनिंग है क्योंकि PQ जो है वो कॉमन हमने लिया हुआ है। और लास्ट टर्म में जो है हमारे पास 3 भी कॉमन है, P एंड Q भी कॉमन है, तो रिमेनिंग में क्या रह गया सिर्फ S। तो वो हमने यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर के तौर पर यहाँ पर कॉपी कर लिया है R+2T+S। तो ये इसके हो जाएंगे फैक्टर्स। तो 3 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं ये कंप्लीट। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं मूव करती हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं 9QR इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18Q स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टर्म्स कितनी हैं, 2 टर्म्स हैं। ओके, और क्योंकि हमें टर्म्स का पता कैसे चलता है, ये प्लस या माइनस का साइन जो है वो हमें बता रहा होता है कि जो है हमारे पास जो है वो टर्म्स कितनी हैं। ओके, सो यहाँ पर ये प्लस साइन है, ठीक है। इससे हम पता चलेगा कि दिस वन इज़ फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज़ द सेकंड टर्म। तो अगर इन दोनों टर्म्स में हम पहले कोफिशिएंट को चेक कर लेते हैं। 9 इसका कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म में 18 है। सो इट मीन्स 18 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। सो इट मीन्स हम इसमें से 9 जो है एज अ कॉमन फैक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने एक तो 9 कॉमन लेना होगा। यहाँ पे देखें, ये पहले तो मैंने क्वेश्चन को कॉपी किया एज इट इज़। अब देखें इसके नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में मैंने कॉमन में एक वैल्यू 9 रखी है। उसके बाद अगर हम वेरिएबल्स की तरफ मूव करते हैं तो क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर QR 1 टाइम है फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में आपके पास Q स्क्वायर एंड R स्क्वायर, यानी Q भी 2 टाइम्स है, R भी 2 टाइम्स है। तो अगर इस तरह से है कि Q एक टर्म में 1 टाइम है और दूसरी टर्म में अगर 2 टाइम है, तो हमें तो कॉमन पेयर सेलेक्ट करना है ना। तो कॉमन पेयर में हमें सिर्फ 1 टाइम जो है वो Q कॉमन मिलेगा और जो 2 में से 1 पावर माइनस होकर 1 आपकी रिमेनिंग जो है वो रिमेनिंग फैक्टर में जाएगी। यानी अगर सेम वेरिएबल हैं, पावर डिफरेंट है, तो आप वेरिएबल्स को मिनिमम पावर के साथ कॉमन ले सकते हैं। मैं स्क्वायर टाइम यानी 2 टाइम्स कॉमन नहीं ले सकती क्योंकि पेयर एक ही कॉमन निकलेगा, 2 पेयर कॉमन इसमें से नहीं निकल सकते, ठीक है। एक ही पेयर हमारे पास जो है वो दोनों टर्म में से कॉमन आएगा। तो मैंने Q कॉमन लिया है। सिमिलरली R और R स्क्वायर में से मैंने 1 टाइम R कॉमन ले लिया एंड ब्रैकेट यहाँ पर एक मेंशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और दोनों 1 टाइम है, ये ब्रैकेट सेम है, तो इसको भी हमने कॉमन फैक्टर के तौर पे कॉमन ले लिया है एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू हमने कॉमन ली है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट शो की है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं रिमेनिंग टर्म्स लिखूँगी इन दोनों टर्म्स की, ठीक है, रिमेनिंग वैल्यूज़ इन दोनों टर्म्स की। तो अगर मैं फर्स्ट वन देखूँ टर्म,
तो 9QR एंड ब्रैकेट s² प्लस t² पूरी वैल्यू होल टर्म हमारी कॉमन जा चुकी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब होल टर्म कॉमन चली जाए तो आपने रिमेनिंग में वहाँ पर 1 प्लेस कर देना होता है कि यहाँ पे 1 आपके पास रिमेनिंग रह गया 1। ठीक है, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, फिर प्लस साइन। अब 18 है तो 9 की टेबल में 9 2 ज़ा 18 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, और Q² में से 1 टाइम Q कॉमन चला गया था पेयर में, और 1 टाइम यानी 1 टाइम Q हमारा रिमेनिंग आ गया। R² में से 1 टाइम R कॉमन पेयर में चला गया और 1 टाइम R रिमेनिंग में आ गया। एंड s² प्लस t² ऑलरेडी कॉमन में जा चुका है। तो 1 + 2QR जो है ये हमारी जो है वो रिमेनिंग जो है वैल्यूज़ हैं, जो कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारी थी वो हमने ब्रैकेट में कॉपी की हैं, तो वो भी हमने प्रोडक्ट फॉर्म में शो करनी होती हैं। तो फाइनली हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो क्या है, 9QR इंटू s² प्लस t² इंटू 1 + 2QR। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, z² x/16 माइनस x² z² 8 प्लस x² z³ 12। तो इस क्वेश्चन में भी 3 टर्म्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है। यही माइनस एंड प्लस साइन से हमें पता चलता है कि टर्म्स कितनी हैं। यहाँ देखें, हमने पहले तो क्वेश्चन कॉपी किया है। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर कॉमन लेना था तीनों टर्म में से। तो अगर हम अपने वेरिएबल्स को देखें तो z² फर्स्ट में भी है टर्म में, सेकंड में भी z² है और थर्ड टर्म में z³ है। तो इट मीन्स कि एटलीस्ट 2 टाइम्स z जो है वो तीनों में से कॉमन आ सकता है। तो z² यहाँ कॉमन फैक्टर्स में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, z² हमने कॉमन लिया हुआ है। फिर अगर हम x को देखें तो फर्स्ट टर्म में x 1 टाइम है, सेकंड टर्म में x 2 टाइम है और थर्ड टर्म में भी x 2 टाइम है। तो हम तीनों में से अगर कॉमन पेयर लेंगे तो 1 टाइम हमारे पास कॉमन पेयर x का आ सकता है। तो हमने x को 1 टाइम लिखा है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मिनिमम पावर से हम कॉमन ले सकते हैं। और अपॉन में हमारे पास 16, 8 एंड 12 है। तो अगर मिनिमम इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर देखें तो 8 है, बट ऐसा नहीं, 16 तो 8 की टेबल से डिविजिबल है, बट 12 जो है वो 12 का फैक्टर जो है वो 8 नहीं है, या ये कह लें कि 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर 8 तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। फिर अब हमें कोई ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे ये तीनों डिविजिबल हों। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास 4 अभी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है जिससे 16 एंड 8 एंड 12 तीनों जो हैं वो डिविजिबल हैं। वैसे तो हम 2 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमें 2 के साथ उससे बड़ी वैल्यू 4 आ रही है जो कि और कॉमन निकल सकता है हमारे पास। तो इसलिए जो है हम इसमें से 2 की बजाय 4 कॉमन लेंगे, 16 से, 8 से एंड 12 से। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा कॉमन लेना है, तो आप इनके फैक्टर निकाल के भी दे सकते हैं कि ये 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी 4 टाइम्स 2 आए हैं 16 के फैक्टर्स में। और जो है 8 के फैक्टर अगर हम करते हैं, देखिए मैं आपको अलग से शो कर देती हूँ। ये देखें, 16 के जो फैक्टर्स थे वो आए थे 4 टाइम्स 2। ठीक है, और 8 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो वो 3 टाइम्स 2 आता है। और आपके पास 16, 8 और लास्ट नंबर था 12 डिनोमिनेटर में। तो अगर हम 12 के फैक्टर करते हैं तो 12 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। ये नॉर्मली जैसे हम नंबर्स की फैक्टराइजेशन करते हैं इस तरीके से मैंने किया है। तो अब यहाँ पे देखें, कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो एक पे ये 2 का, ठीक है, और एक पे ये 2 का आ रहा है इन तीनों में से। तो अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हम देखें जो कॉमन इसमें से निकल सकती है वो 2 2 ज़ा 4 आ रही है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप 2 को नहीं, आप ग्रेटेस्ट वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर में से कॉमन निकल सकता है वो हमें कॉमन लेना है। तो वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 को कॉमन लिया। देखें, ठीक है, 4 हमने यहाँ पे कॉमन लिया। और अब हम लिखेंगे जब रिमेनिंग टर्म्स वैल्यूज़, रिमेनिंग टर्म्स की रिमेनिंग वैल्यूज़ को, तो अब आप देखें फर्स्ट टर्म में से x² z² तो ऑलरेडी कॉमन है, और 16 में से 4 हमने कॉमन लिया है। तो 4 की टेबल में 4 4 ज़ा 16 आएगा, तो हमने 1/4 से मेंशन किया है क्योंकि न्यूमरेटर की होल वैल्यू जो है वो कॉमन जा चुकी थी।
तो जो मैंने आपसे कहा था पूरी वैल्यू कॉमन जाए तो वहाँ पे 1 रिप्लेस कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में 1 आ गया और डिनोमिनेटर में 4 4 ज़ा 16 यानी 4 आ गया। फिर माइनस साइन, सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स 1 टाइम कॉमन लिया है, तो रिमेनिंग 1 टाइम एक्स हमने यहाँ कॉपी कर लिया। जेड स्क्वायर कॉमन गया हुआ है और अपॉन में 4 2 ज़ा 8 यानी एक्स अपॉन 2 हमने कॉपी किया। फिर प्लस साइन, लास्ट में एक्स स्क्वायर में से अगेन 1 टाइम एक्स कॉमन पेयर में जा चुका है तो 1 टाइम रिमेनिंग है। जेड क्यूब में से 2 टाइम जेड कॉमन आ चुका है और 1 टाइम रिमेनिंग है, तो एक्स जेड आ गया अपॉन में 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारे पास इसके होंगे फाइनल फैक्टर्स। लास्ट वन क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, ए इंटू एक्स माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी इंटू एक्स माइनस वाई एंड प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो टर्म्स कितनी यहाँ पे 3 हैं, 1 2 एंड 3। इन 3 टर्म्स में से अगर हम देखें तो ए स्क्वायर तो 1 टाइम ए कॉमन आ सकता है एंड एक्स माइनस वाई तीनों में ही कॉमन है, सेम है। हमने कॉमन फैक्टर के तौर पर इसे कॉमन लिया है, यहाँ पर ये हमने एज अ कॉमन फैक्टर लिया है। ए एन एक्स माइनस वाई हमने कॉमन लिया, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने इनकी रिमेनिंग वैल्यूज लिखी हैं। तो फर्स्ट टर्म में से ए एन एक्स माइनस वाई दोनों ही कॉमन है, तो इसका मतलब कि रिमेनिंग में हमने यहाँ पे 1 कॉपी कर दिया, ठीक है, ये 1 लिखा है। फिर माइनस साइन, सेकेंड टर्म में ए स्क्वायर में से 1 टाइम ए कॉमन है तो 1 टाइम ए रिमेनिंग हो गया। बी हमने कॉमन नहीं लिया, वो एज इट इज, एंड एक्स माइनस वाई कॉमन फैक्टर में हमने कॉपी कर लिया है। फिर प्लस साइन, थर्ड टर्म में ए स्क्वायर में से 1 टाइम ए रिमेनिंग आ गया एंड बी स्क्वायर एज इट इज, एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो 1 माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास सेकेंड फैक्टर हो जाएगा, यानी ए इंटू एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर। सही, तो ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन नंबर 1 के जो हैं वो सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, अगेन फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास थोड़ा सा चेंज ये आया है कि अब आपके पास जो है 4 टर्म्स हैं और कॉमन लेने का मेथड वही है कि हमें इसमें कॉमन लेने के लिए कॉमन लेके है फैक्टराइजेशन करनी है, बट यहाँ पे कुछ इस तरह से टर्म्स गिवन है। अगर आप यहाँ पे और से देखें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 टर्म्स हैं इसमें अगर 7 फर्स्ट टर्म में है तो सेकेंड में नहीं है, थर्ड में है तो फोर्थ में नहीं है एज अ कोफिशिएंट अगर हम देखें। और अगर एक्स को देखें तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में है तो लास्ट वाली 2 में नहीं है। जेड जो है वो फर्स्ट टर्म में नहीं है, यानी यहाँ पर कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो होल टर्म सारी टर्म्स में से कॉमन आ सके, ठीक है। तो इस तरह में हम क्या करते हैं कि पेयर बना के सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि कुछ टर्म्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये 4 टर्म्स हैं तो मैंने इसको 2 टर्म्स या 2 पेयर्स इसके बना दिए हैं जिसमें से हम कॉमन लेकर जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन पहले हमने कॉपी कर लिया 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स को ब्रैकेट में कर दिया है क्योंकि इसमें से मुझे कॉमन पेयर नज़र आ रहा है x। फिर सेंटर में जो प्लस साइन है उसको एज इट इज रखा और थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया है एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अलग से, ठीक है। अब हम फर्स्ट और सेकेंड जो मैंने पेयर किया है या ब्रैकेट किया है इसमें से हमने कॉमन लेना है, सॉरी अच्छा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस की हुई है। चलिए मैं वैसे हम इसमें से भी कॉमन ले सकते थे लेकिन मैंने इसको अरेंज इस तरीके से किया है, हमने इसको अरेंज इस तरीके से किया है मैंने यहाँ पर कि मैंने फर्स्ट के साथ थर्ड को अरेंज किया है और सेकंड के साथ फोर्थ को अरेंज किया है। बट इसको हम नॉर्मली भी कर सकते थे, आंसर दोनों मेथड से आ जाएगा। चलें 7x एंड 7z मैंने अरेंज की है तो 7 कॉमन लिया इसमें से, रिमेनिंग में आ गया x प्लस जेड। फिर प्लस साइन एक्स जेड एंड जेड स्क्वायर में से मैंने z कॉमन किया है और रिमेनिंग में आ गया x प्लस जेड। तो अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो 4 टर्म्स थी कॉमन लेने के बाद आपके पास ये 2 टर्म्स हो चुकी हैं क्योंकि अब इसमें सेंटर में सिर्फ यही प्लस का साइन है, ठीक है। तो अब इन दोनों में x प्लस जेड सेम आ रहा है तो हमने इसको कॉमन किया है और रिमेनिंग में हमारे पास आ गया है 7 और इसमें से रिमेनिंग में आ गया है z, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप इसको सेकंड और फर्स्ट और थर्ड को इस तरीके से अरेंज किए बगैर भी डायरेक्ट भी इसको 2 का पेयर्स बना लेते तो यहाँ पे कॉमन ये आ रहा था। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ।
ओके, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वन पार्ट है ये। ओके, सो कॉपी में मैंने जो सॉल्व किया था उसमें मैंने फर्स्ट वन एंड थर्ड वन को अरेंज किया था, बट अगर आप ऑलरेडी जो आपके पास गिवन है टर्म्स उसी में से अगर आप पेयर करके कॉमन ले लें, यानी फर्स्ट टू और लास्ट टू में से, तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बट कॉमन वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होगी। अब हमारे पास अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड में से ही कॉमन लूँ तो हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही है एक्स। ठीक है, हमने इसमें से एक्स कॉमन किया। जब मैं रिमेनिंग वैल्यूज़ लिखूंगी तो फर्स्ट टर्म में से एक्स एज अ कॉमन पेयर कॉमन जा चुका है, रिमेनिंग में यहाँ से मिलेगा हमें 7 और सेकेंड में से हमें मिलेगा जेड। फिर प्लस साइन थर्ड वन एंड फोर्थ वन में से अगर हम देखें तो z यहाँ 1 टाइम है, z यहाँ 2 टाइम है, तो 1 टाइम जो है पेयर एज अ कॉमन पेयर हम z ले लेंगे कॉमन, और रिमेनिंग में हमारे पास फर्स्ट थर्ड टर्म में से रह जाएगा 7 एंड प्लस फोर्थ टर्म में से z स्क्वायर में से 2 में से 1 पावर माइनस कर दी तो 1 टाइम z हमारा रिमेनिंग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो 4 टर्म्स थी ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हो चुके हैं, ये फर्स्ट वन टर्म है और ये पूरी सेकेंड वन टर्म है, और इसमें 7 प्लस जेड की ब्रैकेट दोबारा कॉमन आ रही है, तो इसको अब हमने कॉमन लेना है 7 प्लस जेड को। ठीक है, और फिर रिमेनिंग में अगर फर्स्ट टर्म में से देखें तो 7 प्लस जेड कॉमन जा चुका है, तो यहाँ से रिमेनिंग में रह गया एक्स। फिर प्लस साइन, सेकेंड में से भी 7 प्लस जेड कॉमन जा चुका है, तो रिमेनिंग में सिर्फ क्या रह गया जेड। तो इससे भी हमें सेम आंसर ही मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर या हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। सही, तो इस तरीके से आपने हर क्वेश्चन में जो है वो अपनी सेलेक्टेड टर्म्स को जो है उनमें से कॉमन करना है। कोई दो दो के पेयर बना के उसमें से कॉमन लेंगे हम। सो अरेंजमेंट आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं आया, आप देख सकते हैं सेम आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। तो इसमें भी हमने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से सेपरेटली कॉमन किया है, थर्ड एंड फोर्थ में से अलग से कॉमन किया है, क्योंकि चारों में से 2 के पेयर बना के कॉमन लिए हैं हमने। ठीक है, तो अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखें तो 9 एंड 18 में से 9 कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर और ए में से ए कॉमन है, बी और बी स्क्वायर में से 1 टाइम बी कॉमन आ गया। और रिमेनिंग में हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म में से 9 कॉमन जा चुका है, ए में से ए स्क्वायर में से 1 टाइम ए रिमेनिंग रह गया, और बी पूरी होल वैल्यू कॉमन है, तो सिर्फ ए रिमेनिंग फैक्टर आया। फिर प्लस साइन, 9 2 ज़ा 18, ए कॉमन है और बी स्क्वायर में से 1 टाइम बी कॉमन दिया हुआ है, तो 1 टाइम बी रिमेनिंग आ गया, ए प्लस 2b हमारा रिमेनिंग फैक्टर है। जब हम थर्ड एंड फोर्थ में से कॉमन लेंगे तो अब यहाँ पे साइन को देखना है आपने, जो साइन यहाँ पे है वही उसी से ही कॉमन लेना है आपको। यहाँ माइनस का साइन है तो हमने माइनस रखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर 6 एंड 12 में से 6 कॉमन आ सकता है, बिकॉज 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 12 डिविजिबल है 6 से, तो 6 कॉमन आ गया। ए सी एंड बी सी में से सी कॉमन आ चुका है। देन रिमेनिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास ये माइनस माइनस प्लस ए रिमेनिंग आ गया। हमेशा ये भी बात ध्यान में रखें कि जब माइनस के साथ कॉमन लिया जाता है तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स रखी जाती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों ही टर्म्स -6ac एंड -12bc जो थी, अब ये दोनों प्लस की हो जाएंगी क्योंकि माइनस साइन भी कॉमन आया हुआ है यहाँ पर। तो ए हमारे पास रिमेनिंग आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस आ गया ये, और 6 2 ज़ा 12 एंड सी तो कॉमन है, तो रिमेनिंग में सिर्फ बी आ गया। अगेन ये 4 टर्म्स जो हैं ये 2 टर्म्स हो चुकी हैं। अगेन इसमें a+2b आपके पास सेम है फैक्टर, जिसे हमने कॉमन लिया, और सेकंड ब्रैकेट में हमने अब रिमेनिंग वैल्यूज़ देखी हैं। तो फर्स्ट टर्म में से a+2b तो कॉमन के चला गया आपके पास, तो 9ab रिमेनिंग है, और सेकेंड में से 6c माइनस 6c। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने 6t माइनस 12p प्लस 4tq माइनस 8pq जो था, इसमें से हमने फर्स्ट 2 टर्म में से 6 कॉमन लिया है। 6 1 ज़ा 6, 1 हम लिखते नहीं है तो हमने t लिख दिया, एंड 12p में से 6 2 ज़ा 12 कर दिया, p एज इट इज़। थर्ड एंड फोर्थ टर्म में हमने 4 कॉमन किया है, एंड q, तो 4 1 ज़ा 4 आएगा, तो 1 हम लिखते नहीं है तो हमने t रिमेनिंग लिख दिया है, एंड माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड p हमारा रिमेनिंग है, q कॉमन गया हुआ है, तो t माइनस 2p यहाँ पे भी आ गया। तो t माइनस 2p हमने कॉमन लिया, और रिमेनिंग में आ गया 6 प्लस 4q आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आर स्क्वायर प्लस 9rs माइनस 7rs प्लस 63s स्क्वायर। अगेन फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 टर्म्स में से हमने इसमें कॉमन लिया है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से हमने r कॉमन लिया, आर स्क्वायर एंड r में से 1 टाइम r कॉमन है,
रिमेनिंग में आ गया r प्लस 9s, फिर माइनस, हमने माइनस सेंटर में है माइनस रखा, और 7rs एंड 63s स्क्वायर में से एक तो s कॉमन आ रहा है और 7 के टेबल में 63 आता है, यानी 63 डिविजिबल है 7 से, तो 7 कॉमन ले लिया। देन ब्रैकेट, तो अगेन माइनस साइन कॉमन लिए तो सेंटर साइन आपकी चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, और रिमेनिंग वैल्यू में फर्स्ट टर्म में r हमारे पास रिमेनिंग है, फिर प्लस 7 9 जो 63 और s स्क्वायर में से 1 टाइम s कॉमन है, तो 1 टाइम s हमारा रिमेनिंग हो गया 9s। देन 7r प्लस 9s हमने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग में क्या रह गया यहाँ से r और माइनस का 7s, उसकी हमने अलग ब्रैकेट बना दी। तो इस तरीके से इसके दोनों फैक्टर आ गए प्रोडक्ट फॉर्म में, r प्लस 9s इंटू r माइनस 7s। ठीक है, तो ये इसका फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 स्क्वायर जेड अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 एंड प्लस जेड स्क्वायर टी जेड अपॉन 9। अच्छा, इस बुक में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, इसमें भी इशू ये मुझे लग रहा है क्योंकि हमने जब भी जो है वो 4 टर्म्स में से कॉमन किया है तो आपकी जो ब्रैकेट आती है वो सेम आती है, यानी आपके पास जो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट आती है कॉमन लेने के बाद तो ये हमेशा सेम आती है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में सेम नहीं आ रही है और ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हुआ भी नहीं है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में फिर लास्ट में जो वैल्यूज़ आती हैं वो सब प्रोडक्ट में आती हैं। बट यहाँ पे अभी तक आंसर में भी अगर आप देखें बुक में ये आंसर दिया हुआ है, सेंटर में माइनस का साइन मौजूद है, लेकिन अब चलें जो हमें गिवन है हम उसी के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जितना ही हो रहा है वाई स्क्वायर अपॉन 4 एंड 4 स्क्वायर जेड अपॉन 4 में से हमें सिर्फ अपॉन में जो 4 है वो कॉमन मिल रहा है, और न्यूमरेटर में कोई नंबर या कोई वेरिएबल कॉमन नहीं था फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में, तो हमने 1/4 को कॉमन लिया एंड ब्रैकेट में हमने रिमेनिंग में यहाँ पे लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर जेड। अपॉन की वैल्यू कॉमन जा चुकी है इसलिए अपॉन में यहाँ कुछ नहीं है। फिर थर्ड एंड फोर्थ टर्म में देखें सेंटर में माइनस साइन था, माइनस साइन से ही हमने कॉमन लिया, और इसमें न्यूमरेटर में जेड स्क्वायर एंड टी कॉमन था एंड अपॉन का 9 भी कॉमन है तो वो हमने कॉमन लिया। देन रिमेनिंग में हमारे पास थर्ड टर्म में से तो है, देखें पूरी ब्रैकेट कॉमन चली गई है, सॉरी पूरी ये वैल्यू कॉमन चली गई है, इसलिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दिया है, और फिर ये माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, माइनस प्लस, यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि मैंने माइनस साइन से कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस ही आएगा, और बाकी जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 तो ये चीज़ तो कॉमन है। ठीक, तो रिमेनिंग में क्या रह गया जेड, तो ये इसके हो जाएंगे फैक्टर्स। मज़ीद कॉमन इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स दोबारा सेम मिल ही नहीं रही हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। 10x y अपॉन 11 प्लस 5x z अपॉन 11 माइनस 14 y z अपॉन 11 एंड माइनस 7x y अपॉन 11। तो इसमें हमारे पास होल टर्म 4 के 4 टर्म्स जो हैं, ठीक है, इसमें से हमें पहले तो 1/11 मुझे सेम मिल रहा था तो मैंने उसको पहले ही कॉमन चारों में से ले लिया है। ठीक है, 1/11 मैंने कॉमन लिया है, तो रिमेनिंग में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 10x y 5x z 14x y z एंड 7x y। वो ब्रैकेट के अंदर मैंने अपॉन की सारे 1/11 अलग कर दी हैं एज अ कॉमन फैक्टर, और बाकी सबको एक साथ लिख दिया है। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट के अंदर इनको 2 पेयर्स करके, यानी 2 ब्रैकेट करके सॉल्व करना है या 2 टर्म्स लेके सॉल्व करना है। फर्स्ट एंड सेकंड में से हमें 5 और x कॉमन मिला, तो रिमेनिंग में आ गया 5 2 ज़ा 10 एंड y एंड सिंपल z क्योंकि 5x कॉमन है। फिर थर्ड एंड फोर्थ में से माइनस साइन के साथ हमने लिया 7 एंड y कॉमन किया है, तो रिमेनिंग में हमारे पास क्या आ गया 7 2 ज़ा 14 z एंड माइनस माइनस प्लस, और 7 y कॉमन था तो रिमेनिंग में क्या आ रहा है x। अगेन ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही हैं तो इसको फिर हमने यहीं पर ही एंड कर दिया। ओके, सो क्वेश्चन हमारा 1 एंड 2 हो गए हैं कंप्लीट, और थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हमने कॉमन लेके फैक्टराइजेशन की है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज आएगा कि हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे कि अगर आपने कॉमन नहीं आ रहा तो फिर आपने फॉर्मूले की तरफ मूव करना होता है कि फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे ये माइनस साइन है, ओके, और अगर स्क्रीनशॉट आपने इसका लेना है तो ले सकते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 3 अगेन फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, एंड यहाँ पर चैप्टर 4 में हर क्वेश्चन में आपको मेन क्वेश्चन तो सेम ही मिलेगा, फाइंड द फैक्टर, फाइंड द फैक्टर्स। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो आपको बच्चों यही करना है कि इसको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको देख के ही पता चल जाए कि ये हमें किस मेथड को फॉलो करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे भी बेस करेगा कि आप इसको कितने इजीली जो है वो गैस कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें, 3 टर्म्स हैं अगेन, बट यहाँ पे अगर देखें, अगर कोफिशिएंट देख लें 4, 12 एंड 9, तो तीनों में से कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि 4 एंड 12 अगर सेम फैक्टर से हैं, मतलब 12 अगेन 4 से डिविजिबल है बट 9 नहीं है। और अगर हम वेरिएबल्स देखें तो ए स्क्वायर और ए दो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में बट थर्ड में नहीं है। इस तरीके से बी जो है वो सेकंड एंड थर्ड में तो फर्स्ट में नहीं है। तो 3 टर्म्स हैं अब ये, और कॉमन लेकिन कुछ नहीं आ रहा है। तो जब भी आपके पास 3 टर्म्स हों और कॉमन नहीं आ रहा हो तीनों में से, और फिर आप ये कंसिडर कर लें यहाँ पर कि ये चेक कर लें कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। तो अगर जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है 4a स्क्वायर एक परफेक्ट वैल्यू है, 4a स्क्वायर जो है वो 2a का स्क्वायर है, एंड 9b स्क्वायर अगेन एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, यानी 3b का होल स्क्वायर है। तो अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ हैं तो आप फिर सेंटर में सिर्फ 2ab बना के देखें। अगर वो आपको ये सेंटर वाली वैल्यू दे रहा हो तो आप इसको जस्ट फॉर्मूला जो है सिंप्लीफाई मतलब फैक्टराइज करें फ़ौरन से, यानी कि a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर से चेक करें कि फैक्टराइज हो रहा होगा। ओके, देखिए ये आपका क्वेश्चन है, 3 टर्म्स हैं, और अभी आपको मैंने कहा कि आप पहले 3 टर्म्स हैं, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो आप चेक कर लें कि फर्स्ट वन एंड लास्ट वन क्या परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आप इसका कोफिशिएंट देखें 4, एंड 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, यानी ये 2 2 से 4 हो सकता है, एंड ए पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, इट मीन्स कि हम 4a स्क्वायर को बना सकते हैं 2a होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से जो 9b स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास जो 9 है ये एक स्क्वायर है किसका, 3 का स्क्वायर है, ये 3 3 से 9, और बी पे भी स्क्वायर है, तो इसको भी हम होल स्क्वायर बना सकते हैं 3b का। इट मीन्स कि ये टर्म अगर हमने ये सपोज कर ली 2ab, सपोज कर ली 3b, और यहाँ प्लस का साइन है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे 2ab अरेंज करके देखती हूँ कि मिडिल टर्म बन रही है कि नहीं, तो 2 मैंने फॉर्म लेकर रखा, a वैल्यू मैंने बनाई है 2a, और b वैल्यू हमने यहाँ बनाई है 3b। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 ए बी बन रहा है इनका प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो इसका मतलब कि हम अपने पूरे क्वेश्चन को, इन तीनों टर्म्स को हमने ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया है कि ये होल ऑल टर्म्स जो हैं ये कौन सी फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब हमने फॉर्मूले, मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मूले के थ्रू जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी अगर कोई टर्म्स आपकी ये बन रही हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे कि हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर बना देंगे। ये साइड इसके फैक्टर वाली होगी, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट फॉर्म में होती है और ये टर्म्स में होती है। इसका मतलब कि अगर ये पूरी वैल्यू आपकी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ चुकी है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। बट हमारे क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या आई है 2a, और हमारे क्वेश्चन में b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3b। तो ये 2a प्लस 3b जो है इसका स्क्वायर बनेगा। तो ये इसके हो जाएंगे फैक्टर्स। ओके, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो इसी मेथड को अप्लाई करते हुए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है वो तीनों सारे क्वेश्चन उसके इसी के थ्रू, इसी फॉर्मूले के थ्रू हो रहे हैं। जस्ट फ़र्क क्या होगा कि अगर 12ab की वैल्यू नेगेटिव होती तो हम यहाँ पे इसको -2ab बना के देखते तो आपके पास 2a माइनस 3b का स्क्वायर बन जाता। बट मेथड यही होता कि हम चेक कर लेते कि वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है या नहीं। तो 3 एंड 4 क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स जो हैं वो सेम मेथड या सेम फॉर्मूले से हमारे सॉल्व होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ हमने रेफरेंस दे दिया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, इसलिए हमने इसका रेफरेंस दिया फॉर्मूले का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 36x पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। तो अगेन 3 टर्म्स हैं, और इसको हम देख रहे हैं। फर्स्ट वन आपकी परफेक्ट स्क्वायर है 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है तो हमने x स्क्वायर पे स्क्वायर अप्लाई किया है। और लास्ट टर्म 1 जो है, और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो उसको मैंने b स्क्वायर को 1 स्क्वायर बनाया है। इसके अकॉर्डिंग जब मैंने 2ab सेट किया है, 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू 6x स्क्वायर, b की वैल्यू 1,
तो हमारे पास ये 2 6 12x² आ रहा है इनका प्रोडक्ट। इसका मतलब ये a² + 2ab + b² के फॉर्म में है, तो इसको भी हमने फैक्टराइज करने के लिए इस फॉर्म में चेंज कर दिया a + b²। बट हमारी वैल्यू का a है 6x² और हमारे क्वेश्चन का b है 1, तो इसलिए 6x² + 1 का ये होल स्क्वायर बना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने सेम फर्स्ट टर्म को x का होल स्क्वायर बनाया है, लास्ट टर्म को 1/2x का होल स्क्वायर बनाया है। ठीक है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ थी। इसके अकॉर्डिंग मैंने सेंटर में अरेंज किया है 2ab, 2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू x मैंने सपोज की है, b की वैल्यू मैंने 1/2x सपोज की है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि 2ab का प्रोडक्ट वापस 1 ही हमें मिल रहा है। तो ये अगेन a² + 2ab + b² के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसके फैक्टर हो गए a + b होल स्क्वायर, यानी x + 1/2x होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके सारे पार्ट्स सॉल्व करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 81y² + 14yz + 64z² में 81 जो y² है ये 9y का होल स्क्वायर बना दिया। 64z² को हमने 8 8 64 होता है तो 8z का होल स्क्वायर बना दिया। सेंटर में हमने 2ab अरेंज किया है, 2 फॉर्मूले का, a is 9y, b is 8z, तो 2 9s 18 एंड 18 8s 144yz हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी हमने a + b होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके फैक्टराइज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन सेम प्रोसीजर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, इसमें a² + 0.4 a + 0.04 है, तो डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में भी अगर फर्स्ट में देखें तो ये तो सिंपल आपको नज़र आ रहा है कि a जो है वो a² जो है वो a का स्क्वायर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड 0.04 इज़ द स्क्वायर ऑफ 0.2। ठीक है ना, 0.2 का स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे हमने जो है वो इसको जो हमने 0.2 का होल स्क्वायर शो किया है और सेंटर में हमने 2ab के फॉर्म में जब अरेंज किया है तो 2 × 0.2 = 0.4 ab मिल रहा है। तो इसलिए हमने इसको a + b यानी a + 0.2 का होल स्क्वायर जो है इसमें फैक्टराइज कर दिया फैक्टराइज कर दिया सॉरी। तो अब यहाँ पे देखें, ये सारे पार्ट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि a + b होल स्क्वायर में कन्वर्ट होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे पार्ट्स इसी तरीके से a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देख लें 3 टर्म्स हैं, b² - 4 b² c² + 4c²। तो इसमें हमने b² को अरेंज कर दिया है, b 4 था ना तो इसको b² का स्क्वायर हमने बना दिया। 4c² है तो ये 2c² का होल स्क्वायर हमने इसको किया है, तो ये हो गया a² और ये हो गया b²। तो सेंटर में हमने माइनस साइन के साथ इसको जब 2ab में अरेंज किया है, 2 फॉर्मूले का, b² मैंने a को सपोज किया, 2c² मेरी b वैल्यू है, देन 2 2 4 b² c² वैल्यू हमें प्रोडक्ट में मिल रही है। सो इट मीन्स ये होल क्वेश्चन जो है ये a² - 2ab + b² के फॉर्म में आया है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a² - 2ab + b² इक्वल्स टू क्या होता है, a - b होल स्क्वायर। तो इसलिए जो है इसको हमने a - b होल स्क्वायर यानी b² - 2c² होल स्क्वायर में फैक्टराइज कर दिया। सो इसका सेकेंड पार्ट देख लें, 9/4। सो 9/4 और x4 इसको हमने 3/2x² का होल स्क्वायर बना दिया, क्योंकि 9 3 का, 4 2 का और x4 जो है x² का होल स्क्वायर बन सकता है। लास्ट टर्म 4/9x4 जो है वो 2/3x² का होल स्क्वायर बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग जब मैंने 2ab में इसको अरेंज किया है तो आप देख सकते हैं कि ये 3 से 3, 2 से 2, x² से x² कैंसिल होकर आंसर -2 ही आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये होल क्वेश्चन जो है a² - 2ab + b² के फॉर्म में अरेंज होकर हमने जब इसको फैक्टर किया तो हमने a - b होल स्क्वायर बना दिया। तो 3/2x² - 2/3x² होल स्क्वायर इज आंसर। ये क्वेश्चन नंबर इसका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में तीनों टर्म्स में से पहले हमें नज़र आ रहा है कि 2 16 एंड 32 और आर द फैक्टर्स ऑफ 2। तो हमने इसमें से 2 कॉमन ले लिया है पहले, एंड a³ a² एंड a में से भी a हमने 1 टाइम लिया है कॉमन, एंड b³ b4 एंड b5 इन तीनों में से भी 3 टाइम्स b जो वो कॉमन आ सकता है। तो 2ab³ हमने पहले कॉमन ले लिया है। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैंने आपसे कहा है पहले जो है चेक कर लें कॉमन तो नहीं आ रहा, फिर हम फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। तो हमें तीनों टर्म में से कॉमन जो मिल रही थी वैल्यू हमने कॉमन ले ली है 2ab³। फिर हमने रिमेनिंग फैक्टर्स लिख लिए a² - 2 8 16 ab एंड +2 16 32 b²।
5 में से 3 पावर माइनस की b की पावर 2 आ गई है। 4 में से b की पावर 3 माइनस की 1 टाइम आ गया। a स्क्वायर में से a 1 टाइम माइनस किया a आ गया है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद हम जो ब्रैकेट के अंदर ये जो हम पास 3 टर्म्स हैं, अगेन हम देख रहे हैं कि दोबारा से एक परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, क्योंकि फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर है, लास्ट टर्म 4b का स्क्वायर है। तो इसको जब मैंने -2ab में अरेंज किया है तो ये 2 4 8ab मिल रहा है हमें। तो अब ब्रैकेट के अंदर हम फार्मूला जो है इसको फैक्टराइज कर रहे हैं कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये इसके फैक्टर्स कन्वर्ट हो जाएंगे a माइनस b होल स्क्वायर में। तो ये 2ab क्यूब इंटू a माइनस b a माइनस 4b होल स्क्वायर इसके फाइनल फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 9p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू पी प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर। 4 में फर्स्ट टर्म तो आपकी ये है और लास्ट टर्म आपकी ये है। इसको पहले मैंने होल स्क्वायर बनाया है। 9p प्लस क्यू का जो स्क्वायर था, 9 को हमने कहा कि 3 का स्क्वायर है, तो उसको मैं होल स्क्वायर में इस तरीके से लिख रही हूँ कि 3 इंटू पी प्लस क्यू पे होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, ये होल स्क्वायर जब वापस 3 पे अप्लाई होगा तो 9 बन जाएगा। एंड R4 को हमने आर स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया। तो अगर ये वैल्यू a और ये वैल्यू b है तो सेंटर में मैंने माइनस के साथ 2ab में इसको अरेंज किया है। तो आप देखें इसका प्रोडक्ट आपके पास यही बनेगा। सेंटर वाली वैल्यू 2 3 6 p प्लस क्यू इंटू आर स्क्वायर। सो इसमें जो है वो हमारे पास 3p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 3 6 p प्लस क्यू इंटू आर स्क्वायर 6p बन रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगेन ये होल क्वेश्चन जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज हो गया है। तो हमने जब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना है तो ये पूरी ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है a 3 इंटू पी प्लस क्यू a की जगह पे आएगा, फिर माइनस साइन और ये ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर एज अ बी आएगा। देन इस पर हमने फॉर्मूले का स्क्वायर अप्लाई कर दिया। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन जो है वो डेसिमल का है एंड 0.0025 इज़ द स्क्वायर ऑफ 0.05। अगर आपको चेक करना हो कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप इसका स्क्वायर रूट लेके देख लें 0.0025 का, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.05। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अगर आपको पता है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये 2 का स्क्वायर है। कैलकुलेटर से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर डेसिमल में आपको कन्फ्यूजन है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी डेसिमल का स्क्वायर है, तो आप इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेके देख लें। राइट, सो अब मैंने इसको एक्स वाई का होल स्क्वायर a बना दिया एंड 0.05 का स्क्वायर b हमने कंसिडर कर लिया। इसके अकॉर्डिंग हमने सेंटर में -2ab जब फॉर्म किया है तो 2 को जब 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 एक्स वाई की वैल्यू हमें मिलेगी। इट मीन्स कि आपके तीनों टर्म्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गई हैं। तो हमने इसको फैक्टराइज करने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आज हम इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक ही मैं एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। बाकी क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप के क्वेश्चन सब आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर कोई पार्ट समझ ना आया हो, कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।